इन्फ्रा शो के इस बड़े स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अय्यर, एडिटर एंड पब्लिशर इनर्शिया एवं प्रेसिडेंट इनर्शिया फाउंडेशन एंड प्रेसिडेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन। ये इसलिए स्पेशल है, हमारे साथ एक बहुत अहम मेहमान जुड़े आज। वो देश की प्रगति के अंदर बहुत काम किया इन्होंने, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी देश का भला हुआ है इनके कारण। तरुण कपूर जी, आपका स्वागत है। तरुण कपूर इज जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये हमारे साथ अब जुड़े हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं लोग अच्छे, और तरुण कपूर साहब IAS हैं। वेलकम तरुण कपूर साहब टू दिस शो ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, दिस पर्टिकुलर एपिसोड, जिसमें आपसे सोलर की भी काफ़ी बातें करेंगे। लेकिन पहले हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि जो ये रिन्यूएबल पोर्टफोलियो है इस वक्त तकरीबन 2 फिगर्स हैं हमारे पास। 240 गीगावाट की फिगर है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की जो फिगर है वो कहती है 240 गीगावाट पहुंच चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो हमने डेटा देखा वो 228। इसके मध्य हम समझे कि तकरीबन हम CSO की डेटा मान लें कि 240 गीगावाट आई है, तो 12% मिनिस्ट्री ऑफ पावर कहती है कि इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है, जो कि सारा मिला, पर इसमें सोलर का शेयर नहीं है। तो आपका क्या कहना है कि व्हाट इज द एक्चुअल शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन दिस नाउ? इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी लगभग 13% है। हाँ जी, रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी में हम लार्ज हाइड्रो शामिल नहीं कर रहे, राइट। तो और यदि हम एनर्जी की टर्म्स में लें तो लगभग 6% है। अच्छा, जो पावर जनरेशन के एंगल से हम देखें। हाँ, क्योंकि इसमें इंस्टॉल कैपेसिटी ना देखें और पावर जनरेटेड देखें। हाँ जी, क्योंकि जो रिन्यूएबल है सोलर और विंड पर्टिकुलरली, इनमें PLF कम होता है, 20% के करीब होता है। राइट। तो जो एक्चुअल जनरेशन है वो थोड़ी कम होती है। सो एनर्जी के टर्म्स में 6% लगभग है। सो सर, ये दर्शक देख रहे हैं जो आम आदमी के समझने के लिए कि लोग बोलेंगे कि 17% आपने इंस्टॉल कैपेसिटी दिखाई पर 6% आया, पर इसको हम कैसे क्लियर करें एक आम आदमी को कि इसमें रिन्यूएबल का क्या बेनिफिट है? देखिए, कार्बन फ्री एनर्जी है, वो तो हम लोग सब जान रहे हैं। तो हाउ डू वी एक्सप्लेन टू अ कॉमन मैन हु इज वाचिंग दिस शो, द इन्फ्रा शो, कि इसमें बेनिफिट है, हमको उसमें पैसे डालने चाहिए, देश को उस पर काम करना चाहिए। इसको तो आप अच्छी तरह समझा सकते हैं इसको। हमको ये देखना है कि हमारे देश में क्या सस्टेन कर सकता है, बिल्कुल। क्या ऐसा सोर्स है जिससे हम लॉन्ग टर्म अपने देश को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जहां तक फॉसिल फ्यूल्स की बात है, पेट्रोलियम हम जानते हैं कि हमारे देश में है नहीं, बिल्कुल इंपोर्ट करते हैं। हमारा इंपोर्ट बिल पेट्रोलियम की वजह से ही हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट सब खराब हुई है। हाँ जी। और कोल, जिसके हम हमारे इंडिया के लिए बोलते हैं 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स, कभी उससे भी ज़्यादा बोलते हैं, और ये बोलते हैं 200 साल तक चलेगा कोयला जितना हमारे देश में है। परंतु आज स्थिति ये आ गई है कि 20 से 30% कोल इंपोर्ट हो रहा है जो पावर प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहा जा रहा है कि 2030 तक ये सिचुएशन आ जाएगी कि इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल। और यदि यही ट्रेंड रहा तो एक टाइम 2050 तक ये सिचुएशन आ जाएगी कि बाकी कोई कंट्री नजदीक ही नहीं होगा, इतने ज्यादा इंपोर्ट्स कोल के इंडिया को चाहिए होंगे। हाँ, लेकिन इसका पैसा कहां से आएगा? सो क्या ये हम सस्टेन कर पाएंगे? क्या इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज हम दे पाएंगे? और ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। हाँ जी। अब दूसरा एस्पेक्ट है क्लाइमेट का, बिल्कुल, पोल्यूशन का। तो क्या ये देश जिसकी इतनी पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा एमिशंस यदि इस देश में होंगे, कोल बर्निंग हम करेंगे, उससे जो आज कर रहे हैं उससे डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, तो पोल्यूशन लेवल्स क्या होंगे? और दूसरी ओर हम देखते हैं रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल का हाल ये है कि इंडिया में जो पोटेंशियल है वो इतना अधिक है। यदि आप एक ही सोर्स ले लें, सोलर ले लें, तो केवल 2-3 स्टेट्स में इतना पोटेंशियल है कि आप 5-6 लाख मेगावाट जनरेट कर सकते हैं, पूरे इंडिया की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो थोड़ा सर आप बताएंगे ये कौन से स्टेट हैं, क्योंकि ये भी हमको दर्शकों को बताना चाहिए कि जिसके पास ज्यादा, जैसे हर स्टेट के पास वेरियस स्रोत हैं ऊर्जा के, जैसे अरुणाचल में इतना हाइड्रो पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये कौन से स्टेट हैं जो ज्यादा पोटेंशियल वाले हैं, क्योंकि ये ABC एनालिसिस तो होगी इसमें। जो जहां तक सोलर रेडिएशन का सवाल है, हाँ जी, तो सोलर रेडिएशन तो पूरे देश में है। बिल्कुल। अब उसमें कुछ जगह ज्यादा है, कुछ जगह कम है। हाँ जी। जो वेस्टर्न पार्ट इंडिया का है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, कुछ पार्ट आंध्रा का आ जाता है, और अभी मध्य प्रदेश का भी कुछ पार्ट ऐसा है, यहाँ पे सोलर रेडिएशन बहुत अच्छा है। और एक और क्षेत्र हमारे पास ऐसा है जहाँ सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, वो है लद्दाख। और बिकॉज ऑफ द टेबल टॉप लैंड, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। और हिमाचल का कुछ स्पीति का एरिया है, राइट। सो ये सारे एरियाज है जहाँ रेडिएशन बहुत ज्यादा है और सनी डेज अधिक हैं, राइट। यानी कि कम से कम 300 दिन या 320 दिन साल में ऐसे रहते हैं, 330 दिन ऐसे रहते हैं
जबकि सोलर रेडिएशन पर्याप्त रहती है जनरेशन के लिए। अब इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है लैंड अवेलेबिलिटी। क्या भूमि उपलब्ध है और कम दाम पे उपलब्ध है? वेस्ट लैंड, हम ऐसी लैंड नहीं यूज करना चाहते जिसमें जो कोई उपजाऊ है। क्रॉप हो सकती है, बिल्कुल। और हम ऐसी लैंड भी नहीं यूज करना चाहते जिसकी ज्यादा वैल्यू है। राइट। सो ऐसी लैंड कहाँ उपलब्ध है? तो ये राजस्थान में बहुत उपलब्ध है, इवन मध्य प्रदेश में बहुत ऐसी भूमि उपलब्ध है, आंध्रा में भी है, गुजरात में है, कच्छ एरिया में बहुत ऐसी भूमि उपलब्ध है। बिल्कुल। और यदि अगर हम पहुंच जाएं लद्दाख और ये कोल्ड डेजर्ट्स में, तो वहां तो बहुत अधिक मात्रा में भूमि उपलब्ध है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, जहां कुछ उगता नहीं है, वहां पे केवल ट्रांसमिशन एक इश्यू है। बिल्कुल। तो इन सब बातों को यदि देखें तो इन्हीं राज्यों को अगर हम टोटल करेंगे तो केवल लद्दाख में 1 लाख मेगावाट हो जाएगा, लद्दाख में आप कह रहे हैं 1 लाख मेगावाट हो जाएगा, राजस्थान में 3-4 लाख मेगावाट हो जाएगा, ऐसे ही गुजरात के कच्छ इलाके में 2-3 मेगावाट तो हो ही जाएगा, 2-3 लाख मेगावाट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बहुत हम अधिक मात्रा में सोलर विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। वैसे विंड की बात है, हाँ जी। सो विंड का पोटेंशियल जो हमने ऑफिशियली असेस किया है, पहले हम 49,000 मेगावाट्स बोलते थे, बिल्कुल, अब तो काफी। फिर अब हम 1 लाख बोलने लग गए, बिल्कुल, ऑफिशियल सही फिगर है। और कुछ असेसमेंट्स जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स हैं वो 12 लाख मेगावाट भी बोलती हैं, 8 लाख भी बोलती हैं, और वो डिपेंड करता है आप कितनी विंड वेलोसिटी पे जनरेशन करने को तैयार हैं, लो विंड रिजीम में भी जनरेशन करने को तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, और आप थोड़ी हाइट पे ले जाना चाहते हैं, अपने हब मास्ट की हाइट बढ़ाने को तैयार हैं, तो जनरेशन अधिक पॉसिबल हो जाती है विंड में भी। सो केवल ये विंड और सोलर ले लें तो हमारा पोटेंशियल अपार हो जाता है, जितना हमको चाहिए उससे अधिक हो जाता है। और अगर सोलर में हम रूफटॉप भी कवर करते हैं, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर आप रूफटॉप देखिए, लैंड बैंक की आपने इशू बताई, तो जिन स्टेट में लैंड लॉक्ड है, जैसे महाराष्ट्र है या कोई स्टेट है जहां पर लैंड की काफी बहुत बड़ी इशू, वेस्ट बंगाल है, हाँ, तो यहां पर रूफटॉप को क्यों नहीं हम बहुत तूल दे? हाँ, रूफटॉप की अब हम प्रमोशन अब कर रहे हैं, Right. उस सेक्टर को अब हम टैप कर रहे हैं। और रूफटॉप का अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो वो पोटेंशियल भी लाखों में पहुंच जाता है। नहीं, इसमें मैं मिनिस्टर से कहना चाहूंगा सर, ये रूफटॉप की पॉलिसी, ये बड़ी विडंबना है कि मैं कोई अच्छी पॉलिसी देख नहीं रहा हूं, कोई पूर्ण रूप से कोई क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर। इसमें क्योंकि जो ज्यादा इशू है वो केवल हमारी पॉलिसी, मिनिस्ट्री की पॉलिसी का नहीं है, ज्यादा रेगुलेटरी इश्यूज हैं और स्टेट रेगुलेटर्स को इसमें ऑर्डर्स इशू करने हैं, और लगभग काफी सारे रेगुलेटर्स ने ऑर्डर ऑलरेडी इशू कर दिए। अच्छा, फोरम ऑफ रेगुलेटर कितने स्टेट ने सर आपके हिसाब से, आपके नजर में कितने स्टेट, अब हमारे 30 स्टेट हो गए, उल्टा एक और आ गया है, तो ये उनको छोड़ दीजिए, नया स्टेट आया, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें कितने स्टेट ने, ये रेगुलेटर्स ने मतलब दे हैव कम अप विद अ सोलर रूफटॉप पॉलिसी, क्लियर पॉलिसी व्हिच कैन बी कमर्शियलाइज्ड? हाँ, see, regulators are not coming up with policies. All we need is a regulation from them, which allows grid connectivity at low voltages, distributed generation की connectivity grid के साथ allow करें। राइट, ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, इंटीग्रेशन भी खैर बाद में आएगी, वो तो तब आएगी जब पावर ग्रिड में जाने लगेगी। कनेक्टिविटी, आज तो केवल कनेक्टिविटी की बात है, ताकि सरप्लस पावर ग्रिड में फ्लो कर सके। राइट, उसमें ये डिफाइन करना होता है कि किस वोल्टेज पे कितना बड़ा पावर प्लांट किस वोल्टेज पे कनेक्ट करना अलाउ किया जाएगा। दूसरी बात ये आ जाती है कि जो पावर ग्रिड में जाएगी उसको क्या नेट मीटरिंग होगी या उसका फीड इन टैरिफ होगा, उसका किस दाम पे, किस अमाउंट पे उसको क्रेडिट मिलेगा, ताकि जो पावर डालता है उसको कैसे बेनिफिट मिलेगा। और फिर तीसरा इशू आ जाता है कि जो मीटर्स हैं, टू वे मीटर्स, वो अलाउ किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। राइट। सो इन इश्यूज को काफी रेगुलेटर्स, 5-6 रेगुलेटर्स ने तो क्लियर ऑर्डर कर दिए हैं। हाँ, मतलब आपका कहना मोटा मोटी 5-6 स्टेट तैयार हो चुके, हाँ, 5-6 सेट तैयार हो चुके, तो मतलब शुरुआत हो चुकी है। हाँ, अब उसको ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपनी तरफ से कुछ क्लैरिटी लानी है। हाँ जी, वो प्रोसेस अब चल रहा है, समझ गया। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पावर सीए के माध्यम से कुछ रेगुलेशंस या रूल्स आप कह लीजिए वो आने हैं। उसमें से एक डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का तो आ गया, अब मीटरिंग का आना है, वो अभी जल्दी आ जाएगा। और हमारी तरफ से, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से तो हम 30% सब्सिडी देते हैं, जो भी सोलर की इंस्टॉलेशन लगती है। उसमें हमने एक अमेंडमेंट कर दी थी जिसमें हमने जो ग्रिड को कनेक्ट होते हैं उसको भी ये सब्सिडी जारी रहेगी, केवल ऑफ ग्रिड को नहीं मिलेगी। ये अमेंडमेंट हम कर चुके, सो 30% सब्सिडी हमारी तरफ से अवेलेबल है, हमारी स्कीम में अमेंडमेंट हो गई। बिल्कुल
सर इसमें थोड़ा सा आपको मैं रोकना चाहूंगा। इसमें एक क्रिटिसिज्म आई है सर, हम जो हमने रिसर्च करी है कि स्टेट की जो नोडल एजेंसी है वो इन्हीं सब्सिडीज को, वो सब्सिडी पहुंचती नहीं है आदमी के पास, या पैसे पहुंचते नहीं है, वो इस तरह के कंप्लेंट आ रहे हैं। हाँ, वो कंप्लेंट कुछ जगह होंगे क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस में कई बार थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। हाँ। और कई अब क्योंकि डिमांड भी अधिक हो रही है, ये टेक ऑफ कर रही हैं ये स्कीम्स, तो कई बार बजट की कमी भी रहती है, तो उस वजह से भी डिले हो जाती है, परंतु उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे उसको, ताकि मतलब ये आप एश्योरेंस देना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये लंबे तौर पे ये नहीं रहेगा। हाँ। लंबे तौर पे सॉल्व हो जाएगा। हाँ, सॉल्व हो जाएगा। और इसमें आप लोग इसमें मुहिम ले रहे हैं और लीडरशिप ले रहे हैं हाँ। इसके अंदर। और धीरे धीरे सब्सिडी की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि तो आज competitive pricing में आ गए। हाँ, टैरिफ ऐसा हो गया है कि सोलर यदि आप लगाते हैं तो सोलर का पूरा सिस्टम इंस्टॉल करके लगभग 80 रुपए या 90 रुपए वॉट पड़ता है बिना बैटरी के। हाँ जी। बैटरी वाला सिस्टम थोड़ा महंगा होता है और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और वो 25 साल चलता है। सो यदि कोई लोन लेके भी लगा रहा है तो उसको वो कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है वो 8-9 रुपए किलोवाट आवर पड़ती है। Right. यदि हमारी सब्सिडी उसमें डाल दें तो वो रिड्यूस होके 6 रुपए 6.5 रुपए पे आ जाती है। और कमर्शियल टैरिफ्स तो आजकल ज्यादा स्टेट्स में इससे ज्यादा हैं ही। नहीं, अभी डोमेस्टिक टैरिफ महाराष्ट्र में हमने खुद निकाला है, 7 रुपए 31 पैसे है सब हाउस में, वो भी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। हाँ। इसलिए 20% रिडक्शन किया। हाँ। क्योंकि वो सारा पकड़ा गया अभी। हम लोगों ने लिखा है नर्शा ने, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां ही टैरिफ ज्यादा है, सोलर से ज्यादा है। हाँ। तो सीधा सीधा सोलर लगाने की बात आ गई है। हाँ, तो सोलर लगाना फिर फायदेमंद है। हाँ जी, भले ही वो 6-7 घंटे आपको बिजली दे। हाँ, बिना बैटरी बैकअप। 6-7 घंटे बिना बैटरी बैकअप के देगा। हाँ। लेकिन जो फिर ये ग्रिड इंटरफेस वाला सिस्टम है, तो उसमें अगर आपकी जनरेशन दिन को ज्यादा है तो आप ग्रिड में डाल देंगे, शाम को आपको ग्रिड से मिल जाएगी। बिल्कुल, आप बैंकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। सो वो अरेंजमेंट जो है, उस अरेंजमेंट में यदि मान लीजिए एक हाउस होल्ड है, हाँ जी, वो अपने घर में 3 किलोवाट लगा लेता है, 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लेता है। हाँ जी। और 1 किलोवाट जो है वो लगभग 5 यूनिट एक दिन में जनरेट करता है। तो 3 किलोवाट लगा दिया तो 15 यूनिट रोज की वो जनरेट करेगा। और 30 दिन लगा लीजिए तो वो ऑटोमेटिकली कितने हो गए, 30 इंटू 15, सो हाँ 30 इंटू 15 हो गए 450। बिल्कुल, 450 यूनिट हाँ, विद्युत की जनरेशन कर देगा वो एक महीने में। सो उसका लगभग एक एवरेज हाउस होल्ड की कंजम्पशन पावर की इतनी ही होती है। सो लगभग उसका बिल जो है सेल्फ सफिशिएंट तो हो जाएगा। लगभग उसका जो बिल है वो बिल्कुल माइनर्स में आ जाएगा। या और कुछ ना हो तो कम से कम जो अपर स्लैब है जहां पे टैरिफ बढ़ जाता है, हाँ जी, हाँ जी, वो तो नॉक ऑफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। सो वो उस कैटेगरी में चला जाएगा जहां मिनिमम कंजम्पशन आते हैं। हाँ, तो चलो इसी बात पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस वक्त, और जारी रहेगी ये डिस्कशन हमारे अहम गेस्ट के साथ सोलर के ऊपर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है देश के लिए कि हम जिसको गैर पारंपरिक ऊर्जा बोलते हैं वही पारंपरिक ऊर्जा, ये अक्षय ऊर्जा, ये देश को बचा सकती है, सस्टेनेबिलिटी ला सकती है, जैसा कपूर साहब ने कहा। मैं आपके साथ प्रोफेसर अय्यर इस ब्रेक के बाद हाजिर होऊंगा। So many of our dreams at first seem impossible, then seem improbable, and then when we summon the will, they soon seem inevitable. Christopher Reeve. 30th December 2010. Foundation ceremony of Gujarat Solar Park. 12 months later, 28th January 2012. 214 megawatts of solar power commissioned at world's first multi-developer, multi-facility, multi-technology, multi-beneficiary solar park at Charanka Village, District Patan, Gujarat. 19th April 2012. Gujarat dedicates 500 megawatt power generation capacity to the nation, as Asia's largest solar park is formally inaugurated in Gujarat. We are doing this mainly to contribute in the war against global warming and climate change. The story of Gujarat's solar park is a historic feat in itself. Visualized, planned, and swiftly implemented in record time of under a year,
The most notable aspects were its execution and the political willingness to go the extra mile. A plethora of complexities had to be resolved before the park could see the light of day. Acquiring land, developing infrastructure, and handing over plots to individual developers had to be done simultaneously, while sensitively handling the issue of encroachment of land pockets by locals. Approach and internal roads had to be built. Reservoirs and systems for storing, treating, and distributing water had to be created. The project site fronted the desert of Kutch, and harsh weather conditions proved to be major constraints, with frequent flooding and the remoteness of the village adding to construction costs. Total quality management played a crucial part in achieving the success of the project, with a regularly monitored, web-based system specially developed to ensure the timely accessibility of both data and information. While 1,500 laborers diligently worked round the clock, developers were taken into confidence through periodic meetings where they were updated regarding the project's development and revisions at every stage. A team of experienced officials were available on-site 24/7 to promptly address clearance and approval issues. This helped to eliminate redundancies and reduce the duplication of efforts. Activities were completed within the scheduled time frame as every member of the project worked steadfastly around bottlenecks and ensured that the project was commissioned within schedule. A win-win project for all segments, the solar park saw many far-reaching consequences. Uniquely integrating environment, infrastructure, and social perspectives, the park led to vast areas of government wasteland being put to good use, with gainful employment benefiting larger rural sections and communication networks and irrigation water flowing through villages. This innovative approach will contribute to India's energy requirements and will create jobs and welfare without generating additional greenhouse gas emissions. As a prime example of energy conservation, with rainwater harvesting, carbon emission reduction, and groundwater recharge happening on a continual scale, the Gujarat Solar Park at Charanka bears testimony to one truth: that harnessing divine energies is the only way forward. And having the courage to go beyond one step today is the only way to a better tomorrow. Gujarat Solar Park at Charanka, partnering a journey of brilliance. ब्रेक के बाद दर्शकों आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आप बने हुए हैं और हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं हमारे आज के महारथी तरुण कपूर साहब, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हमारे साथ में हैं। और सौर ऊर्जा के संबंध में मैं ये सवाल कन्वर्ट करके मैं चाहूंगा कि तरुण कपूर साहब इसके बारे में बताएं। सर, ये जो बात हो रही है, ये बेसिकली ऐसा समझ में आ रहा है कि सौर ऊर्जा के लिए सभी इंटरेस्टेड हैं, इवन इंडिविजुअल्स इंटरेस्टेड हैं, और शायद ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा देश में। आपने बताया कैपेसिटी बहुत है, लार्ज वाली भी कैपेसिटी है। एक तरह से कम अगर हम बैटरी बैकअप छोड़ दें, कम से कम देश 7 से 8 घंटे के लिए ऊर्जा सुरक्षा के अंदर पहुंच जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी की हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सौर ऊर्जा शायद इस देश को पहली बार ऊर्जा सुरक्षा देगा। ये छोटा पर्सन है, चाहे वो गांव का है चाहे शहर का, इसको हेल्प करने के लिए कैसे मंत्रालय सोच रहा है? इसमें कोई सोच आई है क्या? जो भी व्यक्ति ये सौर ऊर्जा का कोई भी अप्लायंस यूज़ करना चाहता है, रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, तो हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से उसके लिए सहायता उपलब्ध है। हाँ जी। अब बैंक के माध्यम से यदि कोई लेना चाहता है तो हमारी एक स्कीम है जिसमें हमने सब्सिडी का पैसा जो है वो नाबार्ड के पास रख दिया है। हाँ जी। और वो नाबार्ड जो है वो आरआरबीज के माध्यम से वो लोन प्लस सब्सिडी उपलब्ध करवाता है। सो हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास पैकेज ही है, बंडल ही है। हाँ, बंडल पैकेज है। हाँ जी। जिसमें कोई यदि वहां जाएगा तो उसमें सब्सिडी भी ज्यादा है, और जगह 30 है, इसमें 40% है। अच्छा। स्मॉल सिस्टम लाइट्स में 250 वॉट्स तक। हाँ। तो वो यानी कि छोटा सिस्टम, यानी कि 2 लाइटें 3 लाइटें 4 लाइटें, उस टाइप का जो सिस्टम लगाएगा उसमें 40% सब्सिडी है। पहले हमने ये स्कीम रखी थी कि जिसमें हमने इंटरेस्ट सब्सिडी की थी, ताकि
लोन ही कम इंटरेस्ट पे मिल जाए, परंतु वो एडमिनिस्टर करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उसमें फिर बैंक्स को कैलकुलेट करने में और हमारे से क्लेम करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो हमारी स्कीम है ये भी एक किस्म से जो बेनिफिशियरी है उसको वैसे ही पड़ जाती है, क्योंकि उसने यदि मान लीजिए किसी ने एक लोन लिया 20,000 रुपये का या 50,000 रुपये का, तो जो उसकी हर महीने जो उसको किस्त चुकानी है वो सब्सिडी उससे काट के अमाउंट जो बनता है वो ही उसको चुकाना है। बिल्कुल। सो वो एक इम्पैक्ट उसके ऊपर ऐसा ही है जैसे कि कम इंटरेस्ट पे उसने लोन लिया हो। हाँ। इम्पैक्ट उस व्यक्ति के लिए वैसे ही बन जाता है, लेकिन बैंक्स के लिए एडमिनिस्टर करने के लिए ये कैपिटल सब्सिडी वाला मॉडल बेटर है, क्योंकि उसमें उनको एक सब्सिडी अकाउंट देखना है और एक अपना लोन अकाउंट चलाना है जो वो अपने नॉर्मल अकाउंट को चलाते हैं। सो उनको मैनेज करना इजी पड़ रहा है। ये जो स्कीम है ये हमारी स्कीम लगभग 1.5-2 वर्ष पहले शुरू हुई थी, लेकिन उसको टेक ऑफ करने में थोड़ा समय लगा। अब ये टेक ऑफ करेगी। अब ये यूपी में, आंध्रा में, कुछ क्षेत्र बिहार के हैं वहाँ पर, और अभी JNK हम लोग गए थे वहाँ भी चल पड़ी है। सो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी ये सेम चीज़ हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं सोलर वाटर हीटर्स के लिए, और वो नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से। और यदि कोई हाउसिंग का लोन लेता है उनकी किसी स्कीम में, तो उसमें ये सोलर वाटर हीटर साथ में आएगा। उसमें लाइट का पैकेज, हाँ, साथ में आ पैकेज, जाएगा। हाँ, उसमें लाइट का प्रोविजन भी है और सब्सिडी इनबिल्ट होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति ले रहा है लोन उसको कहीं दो जगह जाने की आवश्यकता नहीं। जो उसका हाउसिंग लोन है उसी में ही सोलर का जो कंपोनेंट है वो साथ में आ जाएगा, सब्सिडी भी बिल्ट इन आ जाएगी, और वो अपने घर में उसको बिल्कुल कम दाम पे लगा सकता है। अब इसी को हम जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके माध्यम से भी करना चाहते हैं, जिसके लिए हम एक तीसरी स्कीम कर रहे हैं, वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगी, और उसके माध्यम से सब्सिडी और ये लोन का कॉम्बिनेशन जो है वो कमर्शियल बैंक्स के माध्यम से भी चलेगा। और हम ये देख रहे हैं कि कमर्शियल बैंक्स कितने इसमें आगे आते हैं। तो ये मतलब अर्ली डेज है, आपका कहना है कि एक्सपेरिमेंट चालू है, थिंकिंग चालू है। हाँ। एक तरह का वो समझा जा रहा है कि डिसेंट्रलाइज जो अपॉर्चुनिटी है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर की सोलर में, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये एक तरह के देश के लिए ही एक सौर ऊर्जा के अंदर एक रेवोल्यूशन पैदा कर सकती है। एक मैं आपसे एक और टिप्पणी चाहूंगा कि ये मैं कभी कन्विंस नहीं हुआ, जो हम तो काफी सारे प्रोग्राम में बात की आपसे भी, कि 20 गीगावाट का मॉडल हमें समझ में नहीं आया। सर 20 तो ये राजस्थान और ये कर लेंगे, तो हम 40, हम इसको डबलिंग की क्विकली बात क्यों नहीं कर रहे? मान तो सारे गए, अब हमारे जो सारे रिपोर्ट्स भी आप लोगों को सबमिट हुए हैं कि रेपा की तरफ से रिपोर्ट सबमिट हुआ है, तो वो सब हमने सभी स्टेट्स को दिया है। हम तो कह रहे हैं कि 40 से 50 तो आराम से हो सकता है 2022। इतना भय क्यों पैदा हो रहा है इसको एम्ब्रेस करने में ऑफिशियली? ये जो सोलर मिशन है, सोलर मिशन जब लॉन्च हुआ था तो एक टारगेट 20,000 मेगावाट का दिया गया था। हाँ जी। अब 20,000 मेगावाट में, और ये क्योंकि 3 फेजेस में चलना है, सेकंड फेज में अभी हम आए हैं, सेकंड फेज में हमको इसको 10,000 मेगावाट पे लेके जाना है। तो अगर हम रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के हिसाब से चलें तो हमारे को 2022 तक 34,000 मेगावाट की आवश्यकता होगी, बिल्कुल, जो कि 20,000 से अधिक है। सो जाहिर है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये 20,000 से ज्यादा जाएगा। अभी टारगेट हम रिवाइज करें या ना करें उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ज्यादा आवश्यक ये है कि सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट्स इसको समझें और इसको प्रमोट करें। और जो रूफटॉप प्रोग्राम है, जिसमें जर्मनी में जितना सोलर लगा है, 35,000 मेगावाट लगा है, उसमें 71% रूफटॉप्स पे है, छोटे सिस्टम्स हैं। बिल्कुल, यही बात, इसी बात पे हमारे यहाँ भी जब ये छोटे सिस्टम्स ज्यादा टेक ऑफ करेंगे तब कैपेसिटी तो शायद अपने आप ही कैपेसिटी आ जाएगी, जिसके लिए हमें कुछ ज्यादा पुश करने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं, लेकिन इसमें एक थोड़ा फर्क है सर। जर्मनी की बात हुई तो हमने स्टडी किया था ये मॉडल को, और हमारे भी जर्मन रिप्रेजेंटेटिव जो रेपा के बैठे हैं वहाँ, है ना, उन्होंने खुद अपने घर पे रूफटॉप लगाया। तो बेसिकली ये पता लगाया गया कि एज आपकी जो, अगर एज आप क्लोज टू 60 जा रहे हैं तो सोशल सिक्योरिटी जो इंश्योरेंस है वो बंडल्ड है आपके रूफटॉप पॉलिसी के साथ। यहां पर कुछ इस तरह की इनोवेटिव सोच नहीं आ रही है। नहीं, जर्मनी में खैर उन्होंने जो शुरू करा, उन्होंने तो ये करा कि भी आप सोलर लगाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। नहीं, अभी जो रिसेंट है ये सोशल सिक्योरिटी से लिंक, सोशल सिक्योरिटी से भी लिंक किया, टोटली इंश्योरेंस से लिंक कर दिया। हाँ, सो काफी चीजों से उन्होंने मतलब काफी तरीके से प्रमोट किया है। हाँ जी। अब हमारे यहाँ भी अभी तक तो हमारा सब्सिडी मॉडल चला है, और साथ में कुछ स्टेटें अपनी तरफ से भी कुछ GBI वगैरह लाई हैं, तो कुछ हेल्प वो भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी शायद इसको समझना और प्रोपोगेट करना ज़्यादा आवश्यक है।
सो आपको नहीं लग रहा सर मार्केटिंग बहुत कम हो रही है इन स्कीम्स के बारे में, जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, काफी कुछ दर्शकों को समझा रहे हैं आज आपके थ्रू, क्योंकि आप आए हैं और हमको ये आप सब स्कीम, बट बेसिकली देयर इज नॉट मच अवेयरनेस क्रिएटेड। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई डोंट सी एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग फ्रॉम MNRE इन गुड मीडिया, आई डोंट सी any education campaign. I'm not talking about only the mass media. I'm saying campaigns through constructive media जो आपकी मैसेज को आगे लेके जा सकती है, ये नहीं हो पा रहा। हाँ, ये शायद थोड़ी हमको पब्लिसिटी की इससे, मैं तो सके की एड ही नहीं देखता हूँ। हाँ, एक तरह से मैं समझा रहा हूँ, अधिक आवश्यकता ये हम पूछ है। रहे हैं कहाँ है, कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। तो जिसको एग्रेशन से आप जब समझाएंगे लोगों को, जैसे न्यूक्लियर समझाया नहीं जाएगा, न्यूक्लियर खिलाफ हो जाएंगे लोग। अब जर्मनी, हम सुन रहे हैं, अब उल्टे सीधे न्यूज आ रहे हैं कि जर्मनी इज गोइंग आउट ऑफ सोलर, क्योंकि हमको पता क्यों जा रही है, क्योंकि ये सब्सिडी मॉडल लॉन्ग टर्म पे नहीं चलेगा, बैसाखी नहीं चलेगी, जो हमने डिस्कस किया। जर्मनी इज नॉट गोइंग आउट ऑफ सोलर। सर जर्मनी FIT से बहुत पक गया है जर्मनी, इट्स नॉट एबल टू। जर्मनी का तो प्लान बड़ी क्लियर है। हाँ जी, उन्होंने पहले फीड इन टैरिफ दिया जो कि ग्रिड की पावर जिस रेट पे मिलती थी उससे ज्यादा था, बिल्कुल, ताकि सोलर लगाएं, ग्रिड में डालें, आपको पैसा कमाई मिलेगा, बिल्कुल 35 रुपए में फिर बिका है, उसने एकदम। धीरे धीरे उसको कम करा, हाँ जी, कम करके अब वो ले आए बराबरी पे। बिल्कुल, अब ये स्टेट सिचुएशन आ गई कि आप सोलर बनाएं, पावर प्रोड्यूस करें और खुद कंज्यूम करें, या ग्रिड में डालें, बराबर है। एक तो से आप एक समान है। हाँ, खुद कंज्यूम करना ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, अब वो कहते हैं कि इसको हम और कम ले जाएंगे और स्टोरेज भी घर में कोई करे, मतलब सोलर पावर भी सस्ती हो रही है हाँ जी, अपने आप ही। हाँ जी, तो अब वो स्टेज आ जाएगी कि कोई व्यक्ति सोलर पावर जनरेट करे, स्टोर करे और खुद यूज करे, तो वो ग्रिड से जो पावर लेता है उससे तभी उसको सस्ती पड़ेगी। ये उनकी एम है। ठीक है। सो वो रिसर्च कर रहे हैं ताकि एक प्राइस कम आए, और उसके बाद एक लेवल होती है हर कंट्री की, कितनी पावर कोई कंट्री एब्जॉर्ब कर सकता है। हाँ, अब मान लो जिस कंट्री की रिक्वायरमेंट ही 1 लाख मेगावाट है या 1.5 लाख मेगावाट है, सो कितनी एब्जॉर्ब करेगा। सो अभी वो 7,000 8,000 के मेगावाट के करीब हर साल ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल, और वो रेट जो है अभी चल रहा है, अभी कम नहीं हुआ है। सो इसलिए उसके बाद वो टेपर ऑफ होगा, क्योंकि उसके बाद एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको रिड्यूस कर रहे हैं। हमारी कंट्री में क्योंकि पॉपुलेशन जर्मनी से बहुत ज़्यादा है, आज भी टोटल हमारी जनरेशन कैपेसिटी जो है इंस्टॉल्ड वो इन कंट्री से ज़्यादा है, क्योंकि हमारा कंट्री इतना बड़ा है। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ पे हम कितनी सोलर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, वो जो कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब है वो बहुत ज़्यादा है, ह्यूज है। ह्यूज है। उस स्टेज पे हम पहुंचेंगे कई वर्षों के बाद। तो आपका कहना है कि दिस पाथ टू मार्केट फॉर सोलर इज एन एडवांटेज टू इंडिया, बिकॉज ये बहुत लंबा है, हाँ। रेट्स काफी गिर गए हैं, हम सही टाइम पे आए हैं। हाँ। सोलर के अंदर हमारा टाइमिंग भी अच्छा है कि बड़े हायर रेट्स पे हमने नहीं खरीदे, FIT भी बड़े शॉर्ट टर्म के लिए चली कि वो ट्रिगर कर गई मार्केट को। तो आप ओवरऑल बोल रहे हैं कि सोलर में हमारा होप्स, इट्स अनलाइक द अदर रिन्यूएबल्स, काफी बढ़िया पोजीशन। बहुत, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये गवर्नमेंट ड्रिवन नहीं रहेगा, ये पब्लिक ड्रिवन होगा, अब आगे जाके पब्लिक ड्रिवन हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत क्योंकि बढ़िया बात मार्केट कही में आपने। जाएं, आप सोलर लीजिए, आपको सस्ता लगता है और आपको एडवांटेज देता है, तो आप लीजिए, अपने रूफ पे लगाइए। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, दैट्स व्हाट वी वांट। राइट। कपूर साहब, एक पूछना इसी संदर्भ में कि जो REC की पॉलिसी निकली थी, इनिशियली तो सारा गंग हुआ, लेकिन अचानक कुछ चौपट होता नजर आ रहा है कि the renewable certificates are now, it's like tapering off, because I see one of the problem in this is the reduction of the cost of the solar installations, because अगर कोई स्टॉक मार्केट या कोई चीज ऐसे ली जाए जिसका कंटिन्यूस स्टॉक प्राइस हाई हो, तो वो तो अट्रैक्टिव होगा। यहाँ फॉलिंग प्राइस में कौन इस तरह की चीज को लेगा? REC की जो स्कीम है उसको कुछ अभी चेंज करना आवश्यक है। हाँ जी, क्योंकि REC का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे विचार में इंडिया में बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है वो उसको पूरा करने के लिए पावर खरीद सकते हैं, जो पावर नहीं खरीदता उसको REC खरीदना पड़ता है। राइट। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके पास बहुत कम पैसे हैं, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और कम पैसे हैं तो वो पावर खरीदेंगे, खाली REC खरीदने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं खरीद रहे। वो तो सस्ती बिजली खरीदना चाहेंगे जिससे हाँ, कंज्यूमर को सर्व करें। सस्ती भी खरीदना चाहेंगे, और वो कहते हैं कि खाली अगर REC ही है तो वो हम नहीं लेंगे, कि उससे पावर तो आई नहीं। बिल्कुल, इसका मतलब ये हो गया कि भी REC विल बी यूज्ड ओनली
एज अ पीनल काइंड ऑफ अ प्रोविजन। अगर मान लो रेगुलेटर स्ट्रिक्ट है, बेसिकली तो परचेस ऑब्लिगेशन अगर उसने फुलफिल नहीं करी तो पेनल्टी आएगी, पेनल्टी आई तो उससे वो- बचने के लिए ही लेगा। उसको बचने के लिए आरईसी लेगा, और आरईसी महंगा है तो वो फिर क्या करेगा कि वो बोलेगा मैं पावर ही ले लेता हूं वो ताकि ज्यादा मुझे बेहतर। आरईसी ज्यादा ना लेना पड़े। बिल्कुल सही है, लेकिन वो भी तब होगा अगर अगर रेगुलेटर उस पर सख्ती करेंगे। बिल्कुल। अभी सख्ती ज्यादा नहीं है, बट ये क्यों, ऐसा क्यों? रेगुलेटर को सख्ती करनी चाहिए, वो मौका तो अभी बहुत अच्छा है। शायद धीरे धीरे माहौल बनेगा। अभी हो रही है, एक दो केस ऐसे हो गए हाँ जी। इसमें रेगुलेटर्स ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स पास करे हैं। एक जगह तो पर्सनल पेनल्टी भी लगाई है, किसी ऑफिसर के ऊपर पर्सनल पेनल्टी भी लगाई है। सो वो थोड़ा ट्रेंड वो आ रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आरईसी है, सोलर आरईसी पर्टिकुलरली, वो अभी उसका रेट बहुत ज़्यादा है। वो इतना ज़्यादा है कि सोलर पावर से भी उसका रेट ज़्यादा है। सो उसमें शायद कुछ बदलाव की आवश्यकता है, और फिर ये भी देखने की आवश्यकता है कि आरईसी की मार्केट कितनी बड़ी हो सकती है, कितना हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उससे ज़्यादा बड़ी मार्केट जो है वो सस्टेन करेगी नहीं। तो मेरा विचार तो ये है कि जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है वो 90% तो पावर खरीद के ही पूरा होगा, बिल्कुल। और लगभग 10% आप आरईसी के माध्यम से मान सकते हैं। उससे ज़्यादा आरईसी मार्केट एक्सपैंड होगी नहीं। तो क्या अभी वो फिर वही सवाल आ जाता है कि क्या अब हम पोर्टफोलियो ऑब्लिगेशन की बात करें, देन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि अब तो डायरेक्ट जनरेटर लाइक फॉर एग्जाम्पल एनटीपीसी में बड़ी अच्छी एक्सपेरिमेंट हुई थी कि वो 2% वाली बात जब हमने नशा ने उठाई थी, तो वो डीके जैन साहब के टाइम पे ये अंदर गया, और उसके बाद नाउ 2% ऑफ देयर एंटायर कैपेसिटी, बेसिकली ये बात हुई थी ऑक्सिलरी कंजम्पशन से, कि थर्मल का ऑक्सिलरी कंजम्पशन 7% है, उतना तो वो सोलर ऑब्लिगेशन करें। हम तो बाकी रिन्यूएबल्स की बात नहीं कर रहे थे, बहुत बड़ा लैंड बैंक अवेलेबल है। इस तरह की चीज से कैपेसिटी एडिशन बहुत बड़ा होगा, उससे से आपका 10 से 15 या 20 गीगावाट भी हो सकता है। तो व्हाट आई एम ओवरऑल ट्राइंग टू कम टू द पॉइंट इज कि हम ये जो हमारा टारगेट है 20 को, हम इतना घबराए बिना हम कहें कि पॉसिबिलिटी है। मंत्रालय की तरफ से आए कि चलो आप कमिट नहीं करना चाहते, लेकिन हम तो कह रहे हैं 20 बनाएंगे, लेकिन स्टेट्स और इस तरह की इनोवेटिव पॉलिसी में द पोटेंशियल इज मच लार्जर। कम से कम ये तो रिकॉग्नाइज किया जाए ऐसे मौके पे जब हम एक तरफ फेल हो रहे हैं, थर्मल तो हमारा बन ही नहीं रहा है, हाइड्रो हमारा कैपेसिटी चली गई है, तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ नॉट होप बट स्टेटमेंट ऑफ पोटेंशियल तो हो। जो जनरेशन कंपनी है, जैसे कि एनटीपीसी ले लीजिए, सो एनटीपीसी के पास कुछ जगह लैंड भी है और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सर already- बहुत लैंड है सर, already देखिए plant विंध्याचल लगा हुआ है। सुपर थर्मल में मैं गया, हाँ। बहुत लैंड पड़ी है, इतनी लैंड पड़ी है आप सोच नहीं सकते। इनके रामगुंडम, विंध्याचल, हम कोरबा, हम सारे ले लेते, इतनी पड़ी है कि उसी में 20 गीगावाट बना देगा आपका। वन एनटीपीसी इटसेल्फ विल मेक 20 गीगावाट। लोड नहीं करना उसको, कंपिटिटिव मॉडल से लाइए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करिए, कितने सारा का सारा ऑब्लिगेशन आपका वहीं तैयार हो जाएगा। सो उसमें हम हमारे सुझाव तो ये है कि केवल एक काम करना है, वो ये है कि जो भी ये लार्ज जनरेटिंग कंपनीज हैं, इनको ये अलाउ करना है हाँ कि जी। जो आप रिन्यूएबल जनरेट करेंगे हाँ जी, वो आप अपने एग्जिस्टिंग थर्मल के साथ बंडल करके बिल्कुल सही है, और टैरिफ में पास थ्रू ये पॉसिबल है। आपका पावर ट्रेडिंग रेट तैयार है, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन तैयार है बंडल करके पैकेज को बेचने में। हाँ, जब वो तैयार है, हम एक्सचेंज तैयार है आपका पावर लेने के लिए, लेकिन एक्सचेंज बंडल नहीं कर पाएगा, बंडल ट्रेडिंग कंपनी करेगी। और ट्रेड बंडल अगर करने के लिए एनटीपीसी को अलाउ कर दिया जाए, हाँ तो वही खुद कर लेंगे। वो ट्रेडर बन जाएगा। वो खुद कर लेंगे, बिल्कुल। और उसके बाद फिर वो सिर्फ उसको टैरिफ में पास थ्रू देना है, उनके पास तो ट्रेडिंग कंपनी भी है ना, लाइसेंस ली हुई है। लाइसेंस भी है। सो ये संभव है। तो ये जो लार्ज जनरेशन कंपनीज हैं जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी है, लैंड भी है, बिल्कुल। वो इमीडिएटली लगा और सकते इससे हैं। ट्रिगर एक और काम होगा जो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। ट्रिगर ये होगा कि सारे मैन्युफैक्चरर जो आज मरे पड़े हैं, एक तरह से चाइनीज ऑनस्लॉट में थोड़ा बहुत आप लोगों ने उनको रिलीफ दिया बाय सेइंग कि भाई इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट सोर्सिंग होगी, लेकिन एक लार्जर इशू देखिए कि न्यू टेक्नोलॉजीज, हायर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में एनटीपीसी जैसी कंपनी आएगी तब ये होगा, क्योंकि टेंडर कंडीशन टफ होते हैं उनके। वो 21% की जो एफिशिएंसी वाले पैनल है वो ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन इनको कोई जगह नहीं मिल रही है, लो एफिशिएंसी वाले पैनल बिक रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एमएनआरई और एनटीपीसी, मतलब ये मैं जो बात कह रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं मिसिंग एलिमेंट है सर। आई थिंक ग्रेजुअली चेंज आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, तो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो ज़्यादा प्रभावित हुई वो हुई है सेल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री। हाँ बिल्कुल, चाइना से धड़ल्ले से इम्पोर्ट हुए हैं। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, लगभग 2000 मेगावाट की कैपेसिटी है हर साल की, और सेल मैन्युफैक्चरिंग की लगभग 900 साढ़े 900 मेगावाट है हर साल की। हाँ। एक साल में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है।
तो जो सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लगभग ऑलमोस्ट उनकी फैक्ट्रीज बंद है, बंद पड़ी है, टोटली बंद पड़ी है सर। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स का काम चल रहा है, हाँ, बिल्कुल, थोड़ा क्योंकि थोड़ा वो- कम है, वो as is लेकिन very फिर भी condition में चल रहा है। हाँ जी, और वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। सेल मैन्युफैक्चरर्स भी पहले एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन जब इंटरनेशनल प्राइस क्रैश हो गया तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो हमने अब ये प्रोविजन करा है कि डोमेस्टिक सेल यूज करना होगा कुछ तो हमारी mandatory है स्कीम में, मतलब? नहीं सारी स्कीम्स में नहीं है, केवल हमने जो अपनी एक प्रोक्योरमेंट करी है उसमें 375 मेगावाट्स में मैंडेटरी है। या बिकॉज इसमें बेसिकली आपका एफआईटी इन्वॉल्व है। हाँ, जिसमें हम एक वीजीएफ दे रहे हैं, वायबिलिटी का फंड दे रहे हैं। हाँ जी। तो उससे अब ये फैक्ट्रीज यदि प्रोड्यूस करने लग जाती हैं और वापस मार्केट में आ जाती हैं, तो फिर हम कुछ और स्कीम्स भी ऐसी लाएंगे, उनके लिए कुछ मार्केट मिलेगी, और धीरे धीरे जब वो मार्केट में आएंगे तो शायद अपने आप उनको मार्केट में उनका प्रोडक्ट जो है वो बिकने लग जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी दो चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ तो ये हुई है कि जब ये डॉलर वर्सेस रुपी कुछ चेंज आया है तो इंडियन प्रोडक्ट अपने आप ही थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो गया। और दूसरा चेंज जो आया वो ये आया है कि चाइना में अपनी रिक्वायरमेंट अब काफी ज्यादा हो गई, तो वो प्रोग्राम इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो बाहर भेज पाए। इसलिए इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए अब थोड़ी सी, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव मॉडल से इसमें तो हम बच गए कि यहाँ कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह की हम थर्मल की बात कर रहे हैं, थर्मल का 70 गीगावाट इंपोर्ट हुआ, ये हम बाद में बात करेंगे। जो 4,20,000 करोड़ का देश का नुकसान हुआ उस पर हम थर्मल बात करें, लेकिन सोलर में आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, हम कम्पीट कर सकते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर्स कैपेबल हैं और हमारा कोई टेक्नोलॉजिकल लैब भी कोई बड़ा नहीं है। तो अगर विल हो, अगर पॉलिसी डायमेंशन हो, और जैसे आपके मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया, इनफैक्ट आई वुड से कि वी वुड से रेट दिस मिनिस्ट्री एज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्म मिनिस्ट्री एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू। इस प्रोग्राम में मैं चाहूंगा कि इसी तरह का काम होता रहे और हम सौर ऊर्जा शक्ति बने, सुपर पावर कहीं एक जगह कहीं और नहीं बन पाए, सोलर सुपर पावर तो हम बन पाए। और जो 50 गीगावाट की हम बात कर रहे हैं 2022 में, ये वाकई सत्य हो। आप लोगों का इस प्रोग्राम में आने के लिए धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि हम इस तरह के डिस्कशन फिर कर पाएं और लोगों को, अपने व्यूअर को और समझा पाएं कि सौर ऊर्जा और इस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी जो हैं, हमारे अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, वही देश का फ्यूचर है, वही सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। धन्यवाद आप सबको। फिर मिलेंगे आपको एनफा शो में अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ।